6 नवंबर 2024 आज के दिन अमेरिका में जो चुनाव का रिजल्ट आया वह लगभग सभी को चौंकाने वाला था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वह पुनः राष्ट्रपति चुनाकर आए हैं। वे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस, जिनको उन्होंने पराजित किया। यह रिजल्ट कई मायनों में बहुत खास है। पहले बात तो ये है कि इसका जो असर आने वाले वर्षों में हम लोग देखेंगे वह निश्चित रूप से बहुत ही निर्णायक होगा, कई मायनों में निर्णायक होगा क्योंकि दुनिया में जो ट्रेड पैटर्न चल रहा है, जो पावर पॉलिटिक्स चल रहा है और जो पैटर्न ऑफ माइग्रेशन है इन टर्म ऑफ पावर एंड मनी, ये एंटायरली इस चुनाव से प्रभावित होगा ही होगा। अब 2-3 घटना को ले लेते हैं। जैसे इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है। ट्रंप अपने चुनावी भाषण में ये कई बार बोले हैं कि मैं युद्ध शुरू नहीं करवाता हूँ, मगर मैं विश्वास रखता हूँ युद्ध को ख़त्म करवाने के लिए। और शायद यही एक सबसे बड़ा कारण था कि मिशिगन जो स्टेट है, वहाँ के लोगों ने, जिससे माना जाता था कि शायद वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे, उन्होंने बढ़-चढ़ कर वोट दिया क्योंकि वहाँ का रिज़ल्ट ही बता रहा है। तो इज़राइल-फ़िलिस्तीन का एक दृष्टिकोण हो गया वार को लेकर। दूसरा दृष्टिकोण है रूस और यूक्रेन के वार को लेकर। क्योंकि ये वार जैसा है भी नहीं, बस इसको खींच कर ले जाया जा रहा है क्योंकि यदि ये सीधा-सीधा जीत और हार का युद्ध होता तो ये कब का निर्णायक हो चुका होता। मगर ये जीत और हार का युद्ध नहीं है। बस इसको युद्ध बनाए रखने का ये युद्ध है। दूसरा दृष्टिकोण हो गया ये। तीसरा है चाइना का रोल। वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना का जो रोल है, उसका जो एक इन्फ्लुएंशियल जो हमेशा पॉलिटिक्स रहा है और कहीं न कहीं रोड अ, रोल बेल्ट को लेकर जो उनका इनिशिएटिव रहा है, नॉर्थ कोरिया का को लेकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे भी करके वर्ल्ड ऑर्डर को अपनी तरफ अ, अपने तरीक़ा से रन किया जाए। और इसी में आ जाता है इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड के पावर को विदाउट इंडियन प्रेजेंस ये देखना अधूरा होगा। स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हमारा था, जो हमारे देश का था। जब हम लोग देश बोलते हैं तो इसमें कोई बीजेपी या कांग्रेस वाली बात नहीं आती है। जब देश बोलते हैं तो वो भारत है। यदि नरेंद्र मोदी मोदी जी वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म पर भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किए हैं, तो वो यहाँ पे बीजेपी वाली बात नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि अ, यह एक मत की बात है, इसमें 2 मत नहीं है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से भारत की दिशा और दशा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत मजबूती से उभरा है। और यह तो शेयर मार्केट का पैटर्न को यदि हम रीड करें तो भी पता चलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि आप यदि पॉलिटिक्स को जानना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स को देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो नंबर है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। नंबर कभी झूठ नहीं बोलता। तो इकोनॉमिक्स का जो नंबर है, कहने का मतलब जो ट्रेड पैटर्न है, वह स्वयं में बता रहा है कि स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी आ रहा है और स्टेबिलिटी आया है। तो ट्रंप के जीतने के बाद बहुत चीज़ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अब कुछ-कुछ चीज़ देख लेते हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये कि 47th प्रेसिडेंट हैं ये, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये 5 साल के गैप के बाद फिर से चुनाव कर रहे हैं। ऐसा इतिहास में शायद पहली बार हुआ है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अच्छा, एक चीज़ और है कि वहाँ के इलेक्शन में जो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, वो एक्चुअली इलेक्टर्स होते हैं। कुल मिला के समझिए कि जैसे कि हम लोग एमपी को चुने और एमपी फिर किसी व्यक्ति को चुनता है। जैसे मान लीजिए कि एमपी और एमएलए वगैरह मिलकर फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है। उसको कॉलेज ही बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। तो टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो सीट है वो है 538। तो 538 यानी कि इलेक्टर्स हो गए। अब ये सभी मिलकर जो है सो चुनेंगे वहाँ के राष्ट्रपति को। तो 538 तो टोटल सीट हो गया इसमें। और वहाँ पे जो है सो 2 पार्टी का सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है वहाँ पे।
मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, जैसे कि हमारे इंडिया में मल्टीपल पार्टीज़ हो सकती हैं। तो अब कमला हैरिस जो थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहाँ पे फाइट कर रही थी, और ट्रम्प वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे। अब 88 वर्ष के हैं ये। एज इज जस्ट नंबर, यहाँ तो फिट बैठ रहा है, क्योंकि इतने एज में इतने एनर्जी के साथ फाइट कर जाना, तो यहाँ तो यह कहावत सही है कि एज इज जस्ट नंबर, यहाँ से ठीक बैठ रहा है। मगर कहावत है तो हर जगह से ठीक नहीं भी बैठता है, मगर यहाँ बैठ रहा है। अब वहाँ पे जो चुनाव होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल के लिए होता है। जैसे हमारे भारत में क्या है, 5 साल के लिए होता है। हम जब मोदी जी को चुने हैं 2024 में, तो 2029 तक रहेंगे। 2029 में चुनेंगे तो ये 2034 तक रहेंगे, इस प्रकार से। अब इंटरेस्टिंग एक चीज़ और भी है कि वहाँ का ओपिनियन पोल, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमेशा ही डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स या फिर डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में खुद को जानना पसंद करता है। वह अपने को ऐसे डिफाइन करता है। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स को यदि देखें तो ठीक है, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में कई जगह कई अच्छे काम भी हुए हैं। कई जगह इसी के नाम पे वार भी कराए गए हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स दैट इज़ द प्ले ऑफ पावर, ये है यहाँ पे। हाँ, तो ओपिनियन पोल की चर्चा मैं कर रहा था। ओपिनियन पोल सभी ये बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतेंगे। और अच्छी तरीक़ा से देखा जाए, यदि हम लोग विचारधारा को लेफ़्ट और राइट में बाँट दें, वैसे विचारधारा फिर भी यदि समझने के लिए लेफ़्ट और राइट में बाँट दें, तो जो लेफ़्ट विचारधारा के लोग थे वह यह नहीं चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुना कर आए, और इसके लिए काफ़ी अलग-अलग तरीक़ा से प्रयास किया गया। मगर एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ के जो इलन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, वो बड़ा खुलकर प्रचार किए कि आई सपोर्ट ट्रम्प। वह चाहते थे कि ट्रम्प ही जीत कर आए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी देश में कोई उद्योगपति हो और वह खुले मन से ये बोले कि मैं किसको चुनना पसंद करता हूँ, या फिर आप किसको चुनिए। वह अपनी तरफ से एक फुल सपोर्ट, खुलकर सपोर्ट जो होता है वह एक बहुत मायने रखता है। तो यह भी इस चुनाव में देखने को मिला। तो ओपिनियन पोल के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा था उसमें ये था कि कमला हैरिस वो जीतेंगी, मगर यहाँ पे रिजल्ट एकदम सा आ गया कि एक तरफा जीत हुआ। 277 इलेक्टर्स, इलेक्टोरल कॉलेज इनकी तरफ है, और 224 जो है सो कमला हैरिस की तरफ से। और जो बच गए, यानी कि इसको दोनों को जोड़ कर जो 538 में से माइनस करेंगे, उसका अभी रिजल्ट 2-4 का पेंडिंग है, वो आ जाएगा। मगर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं रिजल्ट पे, क्योंकि 277 यानी कि बहुमत से बहुत आगे डोनाल्ड ट्रंप का संख्या है। अब बात ये है कि हम लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं इसमें। इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि हम माने या ना माने, मगर वर्ल्ड ऑर्डर को सबसे अधिक को यदि प्रभावित करता है तो वो अमेरिका है। क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी ये जो है सो पूरे वर्ल्ड के पॉलिसीज़ को बहुत अच्छी तरीक़ा से प्रभावित करता है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया की बात दूसरे कंट्री से थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इंडिया का स्टैंड एक न्यूट्रल सा रहता है, एक पीस लविंग रहता है। फिर ये जो यदि वर्ल्ड को बाइपोलर नेचर के हिसाब से हम लोग यदि बांट दें, जैसा कि पहले वर्ल्ड जो वर्ल्ड वार में हो चुका है एक्सिस और एलाइड के हिसाब से यदि हम लोग कर दें, यहाँ पे यदि अमेरिका और रूस के हिसाब से देखें तो हमारा रूस के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध है। और जो सभी लोग जानते हैं कि रूस का इंडिया काफ़ी अच्छा दोस्त है, ये चाइना भी समझ रहा है, ये अमेरिका भी समझ रहा है। और अमेरिका भी ये जानता है कि वर्ल्ड ऑर्डर को यदि स्टेबलाइज रखना है, यदि वह खुद भी अपने पोजीशन पे बना रहना चाहता है, तो इसमें इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और आगे भी होगा। क्योंकि चाइना को काउंटरैक्ट करना इतना आसान नहीं है, और बिना जियोपॉलिटिक्स यानी कि ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंडिया चाइना का नेबर है, तो इस जियोपॉलिटिक्स फैक्टर को देखते हुए विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिया it would probably impossible for America to balance the whole situation, especially if we talk about the Eastern world.
तो ये जो जीत है ये इंडिया के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, और एक यदि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर दिया जाए कि भारत के लिए अच्छा है या बुरा है, तो ये अच्छा है। मगर इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो बुरा है, मगर यदि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना हो अच्छा या बुरा, तो फिर अच्छा है। इसमें बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हमेशा रहता है, अमेरिकन फर्स्ट, और इसमें बाय हुक एंड बाय क्रुक वो दोनों ही हिसाब किताब को रखते हैं। मगर मोदी जी का ये हिसाब किताब नहीं रहता है, बाय हुक और क्रुक वाला हिसाब किताब मोदी जी का के कामों से ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लीडर के हिसाब से बात कर रहे हैं। आप अपने चश्मा में बीजेपी और कांग्रेस इसको हटा कर देखेंगे, तब आप इसको सही तरीके से जज कर पाएंगे। तो अच्छा, अमेरिकन चुनाव का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने प्रेसिडेंट हैं वो अपने चुनाव में कहीं ना कहीं ये ज़रूर बोलते हैं कि आई विल कीप अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अमेरिका को वो सर्वप्रथम रखेंगे। इस दृष्टिकोण को हर एक प्रेसिडेंट अपने चुनाव में अपने अपने तरीक़े से व्यक्त करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें ट्रंप भी अपनी बात को बहुत अच्छे से रखे हैं। वंस अगेन आई विल मेक अमेरिका ग्रेट, ये उनका वक्तव्य है। दूसरा वक्तव्य है ये कि आई विल नॉट स्टार्ट वॉर, आई विल एंड इट। फिर इस जीत को उन्होंने अमेरिका का जीत बताया। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जीत का श्रेय जनता को देते हैं, देना चाहिए, दिया गया है। और इतने उम्र होने के बाद भी इतने अच्छी तरीक़ा से फाइट करना, और इसमें अपने परिवार के योगदान को बहुत अच्छी तरीक़ा से स्वीकृत करते हुए इसको बोलना, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी मलेनिया को धन्यवाद दिया है। तो ये कुछ पॉइंट है। फिर इलॉन मस्क को उन्होंने कहा है कि ए स्टार इज़ बॉर्न। इलॉन मस्क जो खुद ही स्पेसक्राफ्ट के लिए इतना मशहूर हो रहे हैं, और कहीं न कहीं उनका एक जो स्पेस एक्स को लेकर उनका इनिशिएटिव है, तो वो स्टार की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे उनको एक स्टार इज़ बॉर्न के रूप में देखा गया है। और चूँकि स्टीडफास्टनेस शब्द का यदि प्रयोग करें, तो वो इलॉन मस्क के व्यक्तित्व में बिल्कुल ठीक-ठीक बैठता है। यदि सपोर्ट कर रहे हैं तो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। यदि कोई बात है तो अपनी बात को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीक़े से वो रख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर एकदम सा जो निकटतम प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है वो शेयर मार्केट में मिल रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट पहले से मजबूत हो रहा है। देखिए, इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बिज़नेसमैन होते हैं, वह उसके दृष्टिकोण किसी एक पार्टी को लेकर नहीं होता है। उसकी दृष्टिकोण होता है स्टेबिलिटी को लेकर। ये मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है आपके शहर में, तो उसको बीजेपी या कांग्रेस ये सेकेंडरी मैटर होगा। अधिकतर का मैं बात कर रहा हूँ, जब बात किया जाता है तो औसतन बात किया जाता है। उनका मत या ध्यान रहेगा मार्केट की स्टेबिलिटी को लेकर। तो वो ठीक-ठीक समझते हैं कि कौन-सा सरकार आएगा तो स्टेबल गवर्नमेंट रहेगा, या स्टेबल सोसाइटी का ऑर्डर रहेगा, क्योंकि सोसाइटी के ऑर्डर में स्टेबिलिटी रहेगा, तभी जो है सो ट्रेड फ्लुएंटली चलेगा। तो ये जो शेयर मार्केट का थोड़ा-सा उछलना, या फिर हम लोग ये 2024 के रिज़ल्ट में भी देखे थे, जब बीजेपी जीता था तो अचानक से मार्केट काफ़ी हाई गया था। क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो समझ रहे हैं कि कौन-सा सरकार ट्रेड के हिसाब से सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन कर कर पाएगा। तो ये यहाँ पर देखने को मिला है। और फिर डॉलर का भाव में अचानक से वृद्धि हुआ है। तो डॉलर का रेट बढ़ना ये इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मगर चूँकि हम लोग हर एक चीज़ों को इंडिया की नज़र से नहीं देख सकते हैं। मैं इंडियन हूँ, मगर मैं जब तक दूसरे देशों की नज़र से चीज़ों को नहीं देखूँगा, तब तक मैं अपने देश को भी उस स्टैंड तक नहीं ला पाऊँगा जहाँ तक हम ला सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अपने चश्मे से ही यदि हम लोग हर चीज़ को देखना शुरू कर दें, तो शायद अलग-अलग डायमेंशन वो छूट जाता है। यहाँ चश्मा कहने का मतलब ये चश्मा नहीं है, चश्मा कहने का मतलब यहाँ पे नज़रिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो चाइना का है करेंसी, वो भी डाउन गया है। बट फिर भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में कांग्रेचुलेशन दिया है। और देश के राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री तो दिए ही दिए हैं, और ट्रंप तो ये भी बोले हैं कि वो भारत जल्द ही दौरा करेंगे। कुल मिलाकर
जो जीत है उसको हम लोग एक पॉजिटिव तरीक़ा से देखते हैं और इसे पॉजिटिव तरीक़ा से देखना चाहिए। और इवन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो सऊदी कंट्री, क्योंकि ट्रम्प को लोग एंटी मुस्लिम भी कुछ-कुछ समझते हैं, ऐसा है नहीं यथार्थ में। हाँ, जहाँ उनको लगता है कि इस्लामिक टेररिस्ट है, तो वहाँ पे वो खुल के बोल देते हैं कि इस्लामिक टेररिस्ट है। मगर जहाँ उनको एप्रिशिएट करना होता है, वहाँ पे वो खुलकर मुस्लिम को एप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू देते हैं। तो किसी एक पक्ष को लेकर आप निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, स्पेशली जो ट्रेड में काफ़ी आगे है, अ, वो काफ़ी इसको पॉज़िटिव तरीक़ा से इसको ले रहे हैं। तो आज का विश्लेषण यहीं तक रहा। हम लोग एक छोटा-सा विश्लेषण करने का प्रयास किए हैं और वैश्विक पटल पे या हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि कुछ समय निकाल कर उसको समझा जाए। क्योंकि ये कहना एक अलग है कि हम पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, मगर अ, बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के रहे आप सोसाइटी में नहीं रह सकते हैं। तो बेटर है कि आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए, बेटर है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, एक पॉजिटिव तरीक़े से इन्वॉल्व हूँ। और नेशन बिल्डिंग में अलग-अलग तरीक़ा से हम लोग कंट्रीब्यूट करें। एक एक पॉजिटिव तरीक़ा से इसमें कंट्रीब्यूशन निश्चित रूप से अ, होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।